भारत पर अरबों का आक्रमण, द अरब इन्वेजन ऑन इंडिया। भारत और अरब के बीच 7वीं सदी में ही संपर्क आरंभ हो गए थे, लेकिन राजनीतिक संबंध 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण के दौरान स्थापित हुआ। भारत में अरबों के आगमन का राजनीतिक दृष्टि से उतना महत्व नहीं है जितना अन्य पक्षों का है। अरब आक्रमणकारी भारत में उस प्रकार का साम्राज्य नहीं बना पाए जैसा कि उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न भागों में बनाया था। यहाँ तक कि सिंध में भी उनकी शक्ति अधिक दिनों तक नहीं बनी रही, किंतु दीर्घकालिक परिणामों की दृष्टि से प्रतीत होता है कि अरबों ने भारतीय जनजीवन को अत्यधिक प्रभावित किया और स्वयं भी प्रभावित हुए। यद्यपि इससे पूर्व में भी भारत पर शक, यवन, कुषाण, हूण आदि का आक्रमण हुआ था, किंतु भारतीय संस्कृति ने इन्हें आत्मसात कर लिया। उन्होंने भारतीय धर्म तथा सामाजिक आचार विचारों को ग्रहण किया और अपनी विशिष्टता खो बैठे। उनका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव भी पड़ा। हालांकि हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही भारतीय समाज में अपनी विशिष्ट संस्कृतियों के साथ विद्यमान रहे। अरबों ने चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित और शासन प्रबंधन की शिक्षा भारतीयों से ली। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों का अल जाफरी ने अरबी में अनुवाद किया। अल बरूनी कहता है कि पंचतंत्र का अनुवाद भी अरबी में हो चुका था। सूफी धार्मिक संप्रदाय का उद्भव स्थल हिंद ही था, जहां अरब लोग रहते थे। सूफी मत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। दशमलव प्रणाली अरबों ने 9वीं सदी में भारत से ही ग्रहण की थी। यदि तत्कालिक राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि अरबों ने एक ऐसी चुनौती पेश की जिसका सामना करने के लिए ऐसी शक्तियाँ उदित हुईं जो भारत में आगामी 300 वर्षों तक बनी रहीं। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्यों की प्रतिष्ठा की स्थापना उनके द्वारा अरबों का विरोध करने के कारण हुई। अरबों का दीर्घकालिक महत्व यह था कि उन्होंने भारत में धर्म राज्य की स्थापना न करके धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन किया। हालांकि जजिया कर लिया जाता था। अरबों का भारत आगमन का आर्थिक महत्व व्यापार के क्षेत्र में देखा जा सकता है। अरब व्यापारियों के समुद्री एकाधिकार के साथ भारतीय व्यापारियों ने तालमेल बनाया और पश्चिमी जगत एवं अफ्रीकी देशों में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को गतिशील बनाए रखा। इस्लाम के संपर्क में आने से भारतीय समाज में बहुत परिवर्तन परिलक्षित हुए। जैसे कुलीन हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ पोशाक पहनना आरंभ कर दिया, जैसे लंबी बाहों वाला कुर्ता पायजामा आदि। हिंदू समाज में मद्यपान और मांसाहार का प्रचलन अधिक बढ़ गया। दरबारी शिष्टाचार अपनाना। हिंदुओं ने अपनी जातीय शुद्धता बनाए रखने के लिए नियमों को अत्यधिक कठोर बना दिया, जैसे अंतरजातीय विवाह बंद कर दिया गया, बाल विवाह व पर्दा प्रथा का प्रचलन, स्त्रियों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, राजपूत समाज में जौहर प्रथा आदि। हिंदुओं तथा मुसलमानों के साथ साथ रहने के कारण लोगों में दोनों के धर्मों का भी एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ा। यद्यपि हिंदू धर्म पर इस्लाम का प्रत्यक्ष तो नहीं, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। इस्लामी प्रभाव के कारण हिंदू धर्म के अंदर कुछ नवीन संप्रदायों का उदय हुआ। पूर्व मध्यकाल के भक्ति आंदोलन को इस्लाम के आगमन का अप्रत्यक्ष प्रभाव माना जा सकता है, क्योंकि भक्ति के मूल तत्व हिंदू धर्म में बहुत पहले से ही विद्यमान रहे। हिंदू सूफी संतों का सम्मान करने लगे। हिंदू धर्म में कट्टरता कम हो गई। शूद्रों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति मिल गई। इस्लामी प्रभाव के फलस्वरूप प्रादेशिक भाषाओं तथा उनके साहित्य की प्रगति हुई। कुतुबन, मंजन, मलिक मोहम्मद जासी जैसे सूफी संतों ने हिंदी भाषा में ग्रंथ लिखे तथा 14वीं सदी में अमीर खुसरो हिंदी की खड़ी बोली भाषा के जनक माने जाते हैं। हिंदी भाषा के साथ साथ इस्लामी प्रभाव में मराठी, गुजराती, बंगाली भाषाओं के साहित्य भी इस काल में समृद्ध हुए। इस्लामी सभ्यता एवं संस्कृति का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय ललित कलाओं, विशेषकर स्थापत्य कला के ऊपर पड़ा। हिंदुओं ने इस्लामी कला के प्रायः सभी उपयोगी एवं सुंदर तत्वों का समायोजन अपनी कला में कर लिया, जैसे भवनों तथा मंदिरों में मेहराबों, गुंबदों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया गया। उदाहरण के लिए वृंदावन के कई मंदिरों में इस्लामी कला शैली का प्रभाव, अलंकारिता
कम हुई। आमेर के रूमानी नगर की इमारतों, राजमहलों, बीकानेर, जोधपुर एवं ओरछा के दुर्गों, डिंग के भवनों में इस्लामी कला शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। किंतु हिंदू धर्म और संस्कृति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। दोनों संस्कृतियों के समन्वय, सम्मिश्रण एवं सामंजस्य के बावजूद भारत में हिंदुओं तथा मुसलमानों ने अपनी विशिष्टता अंत तक बनाए रखी, जो आज भी दिखाई पड़ती है। विविध अल जाफरी ने ब्रह्म सिद्धांत एवं तथा खंड खाद्य ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में कलीलावादिन मन्ना नाम से हुआ। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन शुरू किया। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन किया। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों पर जजिया नामक कर पहली बार लगाया और वसूला। तुर्कों के आक्रमण के पूर्व अरबों ने भारत पर आक्रमण किए, किंतु भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। मुस्लिम आक्रमण के समय भारत में एक बार पुनः विकेंद्रीकरण तथा विभाजन की परिस्थितियां सक्रिय हो उठीं। तुर्क आक्रमण भारत में कई चरणों में हुआ। प्रथम चरण का आक्रमण 1000 से 1027 ईस्वी के बीच गजनी के शासक महमूद द्वारा किया गया। इसके पूर्व सुबुक्तगीन महमूद के पिता की लड़ाई हिंदू शाही शासकों के साथ हुई थी, किंतु उनका क्षेत्र सीमित था। भारत के गुजरात क्षेत्र तक महमूद ने अपना शासन स्थापित किया, लेकिन उत्तरी भारत के शेष क्षेत्र अभी दुर्ग प्रभाव से बाहर थे। कालांतर में गौर के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद ने पुनः भारत में सैनिक अभियान किए। 1175 से 1206 ईस्वी के बीच उसने और उसके दो प्रमुख सेनापतियों ऐबक और बख्तियार खिलजी ने गुजरात, पंजाब से लेकर बंगाल तक के क्षेत्र को जीतकर सत्ता स्थापित की। किंतु 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के पश्चात तुर्क साम्राज्य कई हिस्सों में बंट गया और आगे चलकर भारत में दिल्ली सल्तनत नाम से तुर्क साम्राज्य स्थापित हुआ। तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति, मुल्तान तथा सिंध दोनों क्षेत्र 8वीं सदी के आरंभ में ही अरबों द्वारा विजित कर लिए गए थे। सिंध में अरबों की सत्ता के अवशेष अब भी बने हुए थे। हिंदू शाही राजवंश उत्तर पश्चिम भारत का विशाल हिंदू राज्य था, जिसकी सीमा कश्मीर से मुल्तान तक तथा चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश तक फैली थी। महमूद ने इसकी राजधानी वहिंद पर आक्रमण कर दिया तथा यहाँ का शासक जयपाल था, जिसने पराजित होने पर आत्महत्या कर ली। उत्तरी भारत में स्थित कश्मीर का क्षेत्र महमूद गजनवी के आक्रमण के समय से राजनीतिक अव्यवस्था से ग्रसित था। यहाँ की वास्तविक शासिका क्षेमगुप्त की पत्नी दिद्दा थी। उपर्युक्त राज्यों के अतिरिक्त मुस्लिम आक्रमण के समय उत्तरी भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था। तुर्क आक्रमण के समय भारत छोटे छोटे सैकड़ों राज्यों में विभक्त था, जैसे सिंध, मुल्तान, पंजाब, दिल्ली, बंगाल आदि। भारत का इस समय बाह्य देशों के साथ कोई विशेष संबंध नहीं था। राज्यों का आर्थिक आधार कमजोर था, जिसके फलस्वरूप सैन्य आधार भी कमजोर हो गया। राजनीतिक विभाजन की यह समस्या केवल राजपूत राज्यों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसका परिणाम देश के समान जनजीवन पर भी पड़ा। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का पूर्णतः अभाव था। इस समय छोटे छोटे राज्य सारे देश में बने हुए थे, परंतु कोई भी एक राज्य या शासक इतना शक्तिशाली नहीं था जो इन्हें जीतकर एक छत्र राज्य स्थापित कर सके। आंतरिक कलह ने इन्हें कमजोर बना दिया था और विदेशी आक्रमण का प्रभावशाली ढंग से विरोध करना इनके लिए संभव नहीं था। इस स्थिति के लिए राजपूत शासक जिम्मेदार थे, क्योंकि ये हमेशा आपस में संघर्षरत रहते थे। आंतरिक अशांति की इस परिस्थिति ने अंततः राजपूत राज्यों का अस्तित्व समाप्त कर दिया। महमूद गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। वह 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। वह एक दूरदर्शी एवं महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्रों को विजित किया।
उसने भारतीय धन संपदा की लूट एवं भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार हेतु 1000 ईस्वी से 1227 के बीच लगभग 17 बार आक्रमण किया। महमूद का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ। यह आक्रमण हिंदू शाही राज्य पर हुआ था। वह इसके कुछ सीमावर्ती क्षेत्र पर कब्जा करके वापस चला गया। 1000 से 1002 ईस्वी में महमूद ने पेशावर और वहिंद पर अभियान किया तथा यहाँ के शासक जयपाल को बंदी बना लिया और राजधानी पर नियंत्रण स्थापित किया। महमूद ने धन लेकर जयपाल को छोड़ दिया, किंतु जयपाल ने अपना राज्य आनंदपाल को सौंपकर आत्महत्या कर ली। 1004 से 1005 ईस्वी में महमूद ने मुल्तान पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक करामिता संप्रदाय का दाऊद था। उसने आनंदपाल से सहायता मांगी, लेकिन महमूद ने आनंदपाल को पहले ही विजित कर लिया। फिर दाऊद को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। 1018 ईस्वी में महमूद ने सर्वप्रथम गंगा घाटी के क्षेत्र पर आक्रमण किया। यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जय राज्यपाल का शासन था। मार्ग ने बरन बुलंदशहर के राजा हरदत्त ने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया तथा मथुरा के शासक कुलचंद युद्ध भूमि में मारे गए। महमूद ने मथुरा और निकटवर्ती क्षेत्र में लगभग 1000 मंदिरों को नष्ट कर दिया। 1019 से 1020 ईस्वी में उसने कालिंजर के शासक नंद को पराजित कर दिया। 1021 से 1022 में महमूद ने पुनः पंजाब में प्रवेश किया और इस बार उसने पंजाब का प्रशासन अपने अधीन करने का निश्चय किया। भारत में महमूद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 से 1026 में सोमनाथ के मंदिर का था। यह मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। उसने सोमनाथ के मंदिर से अपार धन संपदा एकत्र की और उसे ध्वस्त कर दिया। इसके पश्चात उसने अनहिलवाड़ा के शासक परमदेव पर चढ़ाई की और उसे पराजित किया। महमूद ने 1027 में ईस्वी में जाटों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी के प्रमुख सैन्य अभियान द मेजर मिलिट्री कैंपेन ऑफ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने अपना भारतीय अभियान 1175 ईस्वी में आरंभ किया। उसने मुल्तान और उच्च पर चढ़ाई की और अपना नियंत्रण स्थापित किया। उसने मोहम्मद गौरी गुजरात पर 1078 ईस्वी में चढ़ाई की, परंतु गुजरात के शासक भीम द्वितीय द्वारा उसे पराजित कर दिया गया। 1189 ईस्वी में उसने पेशावर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। 1181 से 1184 ईस्वी के मध्य उसने सियालकोट पर 3 बार आक्रमण किया और अंततः उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1186 ईस्वी में उसने लाहौर को जीतकर वहां के शासक खुसरू मलिक को बंदी बना लिया। 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित हो गया। 1192 ईस्वी में उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। 1194 ईस्वी में गौरी ने चंदावर की लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया। इस विजय के पश्चात तुर्कों का नियंत्रण पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस तक स्थापित हो गया। इसके पश्चात राजपूतों के कुछ विद्रोहों का मोहम्मद गौरी ने दमन किया और गुजरात पर भी सैनिक अभियान किए। गौरतलब है कि मोहम्मद गौरी ने अपने अमीरों सेना नायकों को भारतीय क्षेत्र का शासक बना दिया। इन अमीरों में एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनहिलवाड़ा के नगरों को लूटा और अन्य क्षेत्रों में हुए राजपूतों के विद्रोह का उन्मूलन किया। इसी समय एक सेना नायक इब्ने बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार एवं बंगाल पर कब्जा कर लिया गया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते हुए सिंध नदी के पास कुछ लड़ाकू जातियों के हमले में मारा गया। उसने अपनी योग्यता एवं दूरदर्शिता के बल पर भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। उसकी मृत्यु के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना, जिसने गुलाम वंश की नींव रखी। आगे चलकर यही साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। विविध महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उल्लेख
हेनरी एलियट ने किया है। महमूद गजनवी के सिक्कों का सिर्फ अमीर महमूद अंकित है। महमूद के दरबारी इतिहासकार कुतुबी ने उन्हें आक्रमणों को जिहाद माना है। महमूद गजनवी के गुजरात सोमनाथ आक्रमण के समय वहां का शासक भीम प्रथम था। महमूद के दरबार में अलबरूनी, फिर सऊदी, कुतुबी आदि विद्वान थे। अलबरूनी महमूद के आक्रमण के समय भारत आया, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद तत्कालीन इतिहास जानने की महत्वपूर्ण सामग्री है। मध्यकालीन इतिहास के स्रोत, रचना, चचनामा, लेखक अज्ञात, प्रमुख। इसमें अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख मिलता है। रचना किताबुल हिंद, लेखक अलबरूनी, प्रमुख। इसमें भारत के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन के विस्तृत वर्णन के साथ साथ यहाँ के ज्ञान विज्ञान की भी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई है। रचना राजतरंगिणी, लेखक कल्हड़। कश्मीर का क्षेत्रीय इतिहास, रचना तबकात ए नासिरी, लेखक मिन्हाज उल सिराज। इस रचना में मोहम्मद गौरी के भारत विजय का वर्णन मिलता है। रचना तारीख ए फिरोज शाही, लेखक जियाउद्दीन बरनी। इसमें बलबन के सत्ता में आने से आरंभ होने वाली घटनाओं का विवरण मिलता है। खजायन उल फुतूह, लेखक अमीर खुसरो। अलाउद्दीन के शासनकाल का एकमात्र समकालीन स्रोत। रचना तुगलकनामा, लेखक अमीर खुसरो। तुगलक वंश के सत्तारूढ़ होने की घटनाओं का वर्णन है। नूर सिपीर, अमीर खुसरो। भारत की जलवायु, रहन सहन, कृषि, वेशभूषा का वर्णन है। फुतूह उस सलातीन इस्लामी, गजनी राज्य के उदय से लेकर बहमनी सिद्धांत, बहमनी राज्य की स्थापना तक की घटनाओं का वर्णन है। फुतूहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक। यह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फिरोज शाह की नीतियों और विशेषकर जन कल्याण संबंधी कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। फतवा ए जहांदारी बरनी। इसमें सल्तनतकालीन राजनीतिक, दर्शन और प्रशासन का उल्लेख है। रेहला इब्न बबूता, मोरक्को, अफ्रीका। मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन और तत्कालीन प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक स्थिति आदि का उल्लेख है। तारीख ए शेरशाही, अब्बास खां सरवानी। अकबर के आदेश पर उसी के दरबार में लिखी गई। शेरशाह के शासन और प्रशासनिक कार्यों की जानकारी का यह सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अकबरनामा अबुल फजल। यह 3 भागों में है। प्रथम भाग में अकबर के पुरोगामी शासकों का इतिहास एवं दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है तथा तीसरा भाग आईने अकबरी है। आईने अकबरी अबुल फजल। अकबर के शासन, प्रबंध कानून, नियम आदि की जानकारी। तबकात ए अकबरी, निजामुद्दीन अहमद। अकबर के काल का आधिकारिक इतिहास ग्रंथ। तारीख ए बदायूनी या मुंतखब उल तवारीख, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर के शासनकाल की जानकारी। तुजुक ए जहांगीरी, आत्मकथा जहांगीर की। जहांगीर ने स्वयं अपने सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर अपने शासनकाल के 17वें वर्ष तक लिखा। पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, शाहजहां के काल का इतिहास। मुंतखब उल लुलाब या तारीख ए खाकी खां, कासिम खाकी खां। तुर्की की भारत विजय से लेकर लोदी वंश तक का इतिहास। औरंगजेब के काल की आलोचनात्मक जानकारी। नुस्ख ए दिलखुशा,
भीमसेन। इसने औरंगजेब की काल के इतिहास पर, प्रमुखतः दक्षिण भारत के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। नोट: मध्यकालीन भारत में अरघट्टा कृषि भूमि की सिंचाई का एक तरीका था। चतुर्भुज नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, 1206 से 1290 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत एंड स्लेव डायनेस्टी। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके संतानहीन होने के कारण उसके साम्राज्य को उसके 3 गुलामों ने आपस में बांट लिया। इसमें यलदौज को गजनी का राज्य क्षेत्र, कुबाचा को सिंध और मुल्तान तथा ऐबक को भारतीय राज्य क्षेत्रों का अधिकार मिला। गोरी के विश्वस्त गुलाम ऐबक ने तराइन के युद्ध के पश्चात भारत में राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश की नींव रखी उसे मामलूक या गुलाम वंश कहते हैं, क्योंकि वह मोहम्मद गौरी द्वारा खरीदा हुआ गुलाम था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। तुर्की शासन की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। 1206 ईस्वी से 1219 ईस्वी तक गुलाम वंश ने शासन किया। इस वंश में अनेक शासक हुए, जिसमें प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन थे, जिन्होंने तुर्क सत्ता का सुदृढ़ीकरण किया। मामलूक वंश के शासकों का क्रम निम्नलिखित है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। दूसरा आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी। तीसरा शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी। चौथा रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी। पांचवा जज रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। छठवां मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। सातवां अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी। आठवां नसरुद्दीन महमूद शाह 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी। 10वां गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी। 10वां मुइजुद्दीन कैबूबाद 1297 से 1290 ईस्वी। 11वां कायूमर्स 1290 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक को उत्तरी भारत पर विजय क्षेत्र प्राप्त हुआ था। यह एक विस्तृत भूभाग था, जिसमें सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, कोल, अलीगढ़, कन्नौज, बनारस, बिहार और लखनौती के क्षेत्र सम्मिलित थे। ऐबक को सिंध और मुल्तान छोड़कर मोहम्मद गौरी द्वारा विजित उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र प्राप्त हुआ था। इस विशाल क्षेत्र के साथ उसने उत्तराधिकार के रूप में अनेक चुनौतियां भी मिली थीं, जिन्हें अपने अल्प शासनकाल में उसने समझदारी पूर्वक निपटाया और नवगठित राज्य को युद्ध की विभीषिका से बचाए रखा। ऐबक ने एक तरफ से स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया, किंतु उसने न तो अपने नाम के सिक्के ढलवाए, न खुतबा पढ़वाया और न ही सुल्तान की उपाधि धारण की, बल्कि मलिक और सिपह सलार की निम्न उपाधियां ही धारण की। ऐबक अनुभवी और समझदार व्यक्ति था। उसने मात्र 4 वर्ष शासन किया। इन 4 वर्षों में उसने कोई नया क्षेत्र विजित नहीं किया, बल्कि अपना ध्यान राज्य की सुदृढ़ता और कानून व्यवस्था को स्थापित करने में लगाया। गजनी के शासक के रूप में ताजुद्दीन यलदौज ने दिल्ली पर भी अपना अधिकार बताया।
लेकिन ऐबक ने इसका कड़ा विरोध किया और गजनी से भी सभी संबंध तोड़ लिए। संभवतः यह अच्छा हुआ, क्योंकि इससे भारत में नवगठित तुर्की राज्य मध्य एशियाई राजनीति से बचा रहा और बिना किसी हस्तक्षेप के इसे विस्तारित होने का मौका मिला। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते हुए ऐबक की मृत्यु हो गई। यद्यपि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, परंतु वह विनम्र एवं उच्च नैतिक चरित्र का स्वामी था। अपनी प्रजा में वह न्यायपूर्ण राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने किला एहराय पिथौरा के नाम से पुराने प्राचीन राजपूत दुर्ग के निकट दिल्ली के 7 नगरों में से एक पहले नगर की नींव रखी। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से प्रसिद्ध ऊंची पत्थरों की मीनार कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, जिसे उसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अयोग्य और अनुभवहीन आरामशाह शासक बना। उसने लाहौर में लगभग 8 माह शासन किया। इल्तुतमिश ने उसे पराजित किया और स्वयं शासक बना। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी। आरंभिक दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इल्तुतमिश सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश अलबारी जनजाति का तुर्क था। वह ग्वालियर और बुलंदशहर का सूबेदार था। 1206 ईस्वी में ऐबक ने उसे बदायूं का सूबेदार बनाया था। रेवाट्री के अनुसार बदायूं की एकता सल्तनत में सबसे उच्च थी। ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली के कुलीन तुर्कों ने आराम शाह की अयोग्यता के कारण इल्तुतमिश को सुल्तान बनाने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर तुर्क सत्ता अपने हाथ में ले ली। इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर तुर्क सत्ता अपने हाथ में ले ली। इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को मुख्यालय बनाया। इल्तुतमिश ने 26 वर्ष तक शासन किया, जिसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला 1210 से 1220 ईस्वी तक विरोधियों का दमन, 1221 से 1229 ईस्वी तक मंगोल आक्रमण और अन्य खतरों का सामना। तीसरा 1229 से 1236 ईस्वी तक सत्ता के सुदृढ़ीकरण के प्रयास। इल्तुतमिश के शासक बनने के उपरांत सबसे पहली चुनौती तजाउद्दीन याल्दाज ने दी, जिसे ऐबक ने पराजित किया था, परंतु वह फिर दिल्ली पर अपना अधिकार चाहता था। इल्तुतमिश इस समय अपने साम्राज्य में विद्रोह करने वाले कुतबी और मुइज्जी सामंतों को कमजोर करने में लगा था। उसने अपने विश्वसनीय दास अधिकारियों को सामंत के रूप में नियुक्त कर नए दल चालीसा का गठन किया और कुतबी और मुइज्जी सामंतों को इन बड़े पदों से हटा दिया। इस प्रकार राज सत्ता पर इल्तुतमिश ने पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत किया। 1215 से 1216 ईस्वी में इल्तुतमिश का याल्दाज से युद्ध हुआ, क्योंकि वह ख्वारिज्म के शासक से पराजित होकर पंजाब पर अधिकार कर उसे अपनी केंद्रीय सत्ता बनाना चाहता था। इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर बंदी बना लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। याल्दाज की पराजय के साथ ही दिल्ली सल्तनत का संपर्क गजनी से हमेशा के लिए समाप्त हो गया। यह इल्तुतमिश की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इल्तुतमिश का दूसरा विरोधी मुल्तान और सिंध का गवर्नर नसीरुद्दीन कुबाचा था, जिसके ऐबक के साथ अच्छे संबंध थे, परंतु इल्तुतमिश के समय वह तुर्की सल्तनत के क्षेत्र का अधिकार करने लगा। इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर लाहौर पर अधिकार कर लिया। लगभग इसी समय पश्चिमोत्तर सीमा पर परिस्थितियां विपरीत हो गई थीं। महान मंगोल विजेता चंगेज खान अपनी विशाल सेना के साथ सिंध की ओर बढ़ रहा था। ख्वारिज्म का राजा जलालुद्दीन मंगबरनी मंगोलों से पराजित होकर सिंध चला आया था तथा मंगोलों के विरुद्ध इल्तुतमिश सहायता चाहता था, परंतु इल्तुतमिश ने दूरदर्शिता अपनाते हुए मंगबरनी की सहायता नहीं की।
जिससे चंगेज खान ने भी दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपनी समझदारी से एक भयंकर संकट टाला। इसका एक अन्य फायदा भी हुआ। मंगबरनी ने सिंध में कुबाचा की शक्ति कमजोर की। 1228 ईस्वी में कुबाचा के विरुद्ध अंतिम अभियान में उससे उसके अधिकृत क्षेत्रों को सल्तनत में मिलाकर इल्तुतमिश ने अपनी सरहद मकरान तक विस्तृत कर ली। इसी समयावधि में इल्तुतमिश ने बंगाल और राजपूताना की समस्याओं का भी निपटारा किया। बंगाल में अपने स्वतंत्र शासन की घोषणा करने वाले हुसामुद्दीन एवज खिलजी को इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने पराजित किया। इधर 1226 ईस्वी में रणथंभौर और 1227 ईस्वी में मंडौर दुर्ग पर भी इल्तुतमिश ने विजय पाई। फरवरी 1229 ईस्वी में बगदाद द्वारा अभिषेक पत्र प्राप्त होने के बाद वह दिल्ली सल्तनत का सर्वमान्य और सार्वभौमिक सुल्तान हो गया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। ABM हबीबुल्लाह के अनुसार ऐबक ने सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। इल्तुतमिश निस्संदेह उसका पहला सुल्तान था। अपने परिश्रम, योग्यता और कुशलता से उसने गोरी द्वारा विजित प्रदेशों को सुसंगठित करके दिल्ली सल्तनत को केंद्रीकृत और सुदृढ़ता प्रदान की। प्रारंभिक तुर्की शासन में इल्तुतमिश का योगदान। मोहम्मद गौरी भारत में अपनी विजित क्षेत्रों में शासन की कोई उचित व्यवस्था न कर सका, क्योंकि उसका ध्यान मध्य एशिया की राजनीति में भी था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 4 वर्ष शासन किया। वह भी चुनौतियों और समस्याओं को निपटने में ही व्यतीत हो गया। इल्तुतमिश को शासक बनने के बाद उत्तराधिकार में बिखरा राज्य क्षेत्र, अव्यवस्थित शासन और अधूरे निर्माण व साम्राज्य संबंधी कार्य मिले थे। अपने 26 वर्ष के शासन काल में इल्तुतमिश ने लगभग इन सभी समस्याओं को सुलझाया। राजत्व सिद्धांत, मुद्रा व्यवस्था, 40 दल का गठन करके उसने सल्तनत को एक व्यवस्थित आकार प्रदान किया। इल्तुतमिश ने फारसी राजत्व और परंपराओं को अपनाया तथा कुलीनता पर बल दिया। संभवतः रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते समय भी इल्तुतमिश ईरानी परंपरा से प्रेरित था, जहां पिता का उत्तराधिकार पुत्र की बजाय पुत्री को मिलने के उदाहरण मिलते हैं। युद्धों और चुनौतियों से निपटने के पश्चात अपने शासन की अंतिम वर्षों में इल्तुतमिश ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया। आरंभिक प्रशासन के लिए उसने इक्तादारी प्रथा आरंभ की। अपने साम्राज्य को उसने इक्ताओं में विभाजित कर कुलीन और योग्य व्यक्तियों को इक्तादार नियुक्त किया और उन्हें सेवा के बदले इक्ता दी जाती थी। इस व्यवस्था से सामंतवाद का अंत और केंद्रीकृत प्रशासन मजबूत हुआ। इल्तुतमिश ने अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू की। उसने तांबे का जीतल सिक्का और चांदी का टंका नाम से सिक्का ढलवाए, जिन पर अरबी लिपि में इल्तुतमिश का नाम अंकित था। इन सिक्कों द्वारा व्यापार सुगम हुआ और साथ ही साथ ये सिक्के भारत में तुर्कों की सत्ता के मजबूती के प्रतीक थे। इल्तुतमिश कुशल सेनानायक और योग्य प्रशासक होने के साथ कला और संस्कृति का प्रेमी भी था। उसने मध्य एशिया से आने वाले कलाकारों, विद्वानों और शिल्पकारों को आश्रय प्रदान किया, जिससे दिल्ली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी विकसित हुई। उसके बाद में प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज रहते थे। उसके दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज रहते थे, जिन्होंने अबकात-ए-नासिरी की रचना की थी, जिससे उसके आरंभिक इतिहास का ज्ञान होता है। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अधूरी कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और राजकुमार नासिरुद्दीन महमूद के मकबरे का निर्माण उसके काल का उत्कृष्ट निर्माण था। साथ ही उसने भारत में मकबरा निर्माण प्रारंभ करने का श्रेय भी दिया जाता है।
अन्य इमारतों में इल्तुतमिश का मकबरा और शमसी मदरसा जैसी भव्य इमारतें आज भी दर्शनीय हैं। निष्कर्षतः इल्तुतमिश ने नौसृजित तुर्की साम्राज्य के स्थायित्व के अनेक उचित निर्णय लिए, परंतु उसकी नीतियां ही उसकी मृत्यु के बाद उसके वंश के नाश का कारण बनी और 30 वर्ष बाद ही उसके वंश का खात्मा हो गया। फिर भी उसने ही प्रथमतः दिल्ली सल्तनत की प्रशासन व्यवस्था के लिए प्रयत्न किए और नीतियां बनाईं। ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत के निर्माण का जो कार्य प्रारंभ किया गया उसे इल्तुतमिश ने ही पूरा किया। अपने परिश्रम और उचित नीतियों के द्वारा वह अपने साम्राज्य को संगठित कर सका। इल्तुतमिश को मध्यकालीन भारत का श्रेष्ठ शासक माना जाता है। आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश उसी से होता है। उत्तराधिकारी इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में होने के कारण से 1265 ईस्वी के मध्य तक 30 वर्षों इतिहास संघर्षरत और अधिकारियों के बीच बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का काल था। इल्तुतमिश के अयोग्य उत्तराधिकारी और उसके अधिकारियों के मध्य सत्ता का यह संघर्ष 1265 में बलबन की सुल्तान बनने तक चला। यद्यपि इल्तुतमिश ने अपनी योग्य पुत्री रजिया को अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु उसकी मृत्यु के अगले ही दिन अमीरों ने उसे एक अत्यंत विलासी और अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। उसके शासन काल में उसकी मां शाह तुर्कान, जो एक तुर्क दासी थी, का नियंत्रण था। शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश के परिवार के अन्य व्यक्तियों का दमन आरंभ करवा दिया, जिससे असंतोष फैला और विद्रोह प्रारंभ हो गए। राज्य में फैली अराजकता और विद्रोह का फायदा रजिया ने उठाया और दिल्ली सल्तनत की जनता के सामने लाल वस्त्र पहनकर सहायता मांगी। जनता ने रजिया का समर्थन किया। रुकनुद्दीन को बंदी बना लिया गया और रजिया को दिल्ली की गद्दी मिली। इस घटना की मुख्य विशेषता यह रही कि पहली बार उत्तराधिकार के मामले में जनसमूह ने निर्णय लिया। जजिया एक महान सुल्तान थी। शासिका बनने के बाद उसने अपने विद्रोह का दमन किया। उसको जनता का पूर्ण सहयोग मिला और उसके राजधानी में रहने का तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। रजिया ने पर्दा प्रथा को छोड़कर दरबार लगाना आरंभ कर दिया। वह शासन का सारा काम स्वयं की निगरानी में तथा युद्धों में भी भाग लेती थी। उसने इक्ताओं में फेरबदल कर अपने हिसाब से नियुक्तियां की। एक अबिसिनियाई मलिक याकूत को उसने अमीर एक आखुर आसोसाला का प्रमुख नियुक्त किया। इस प्रकार की नियुक्तियां और उसकी स्वच्छंदता के कारण अमीर और उलेमा वर्ग उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। उसके एक अमीर अल्तुनिया, जिसे रजिया के तबर हिंद भटिंडा का इक़्तिदार नियुक्त किया गया था, ने विद्रोह कर दिया, जिसमें अमीर वर्ग उसका शासन साथ दे रहा था। रजिया उस वर्ग का दमन करने राजधानी से बाहर निकली। याकूत को तुर्क अमीरों ने मारकर राजधानी में मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा लिया। उधर अल्तुनिया ने रजिया को कैद कर लिया था। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर उसे अपनी ओर मिला लिया और राजधानी की ओर प्रस्थान किया, परंतु युद्ध में हारने के बाद काथल के निकट डाकुओं ने उन दोनों की हत्या कर दी। यद्यपि रजिया का शासनकाल अत्यंत अल्प था, परंतु इल्तुतमिश के सभी उत्तराधिकारियों में वह सबसे योग्य और प्रशंसा का पात्र थी। मिन्हाज के अनुसार सुल्तान रजिया का एक महान शासिका भी थी। बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदारचित्त और प्रजा की शुभचिंतक, समदृष्टा, प्रजापालक और अपनी सेनाओं की नेता। उसमें सभी बहादुरी, बादशाही गुण विद्यमान थे, सिवाय नारित्व के, और इसी कारण मर्दों की दृष्टि में उसके सभी गुण बेकार थे।
रजिया के बाद मुइजुद्दीन बाराम शाह शासक बना। अमीरों की बढ़ती महत्वाकांक्षा ने 2 वर्ष बाद 1242 ईस्वी में उसकी भी हत्या करवा दी और अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान बनाया गया। उसके काल में बलबन नामक एक अमीर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। उसने अन्य अमीरों की सहायता से 4 वर्ष बाद 1246 ईस्वी में मसूद शाह को बंदी बनाकर इल्तुतमिश के पौत्र नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। मुल्तान नसीरुद्दीन नासिरुद्दीन काफी टफ प्रोनाउंसिएशन है यार। सुल्तान नसीरुद्दीन धर्मपरायण और सचरित्र था, परंतु वह नामात्र का शासक था। उसने शासन कार्य नायब ए ममलकत बलबन को सौंप दिया और स्वयं तुर्की अधिकारियों की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करता था। यही कारण था कि उसने लंबे समय तक शासन किया और उसका शासनकाल शांतिपूर्ण था। उसके शासनकाल में बलबन का राजनीतिक कद अत्यधिक बढ़ा। नायब के पद के साथ सुल्तान ने उसे उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान महमूद से करके अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। 1252 से 1253 ईस्वी में थोड़े समय के लिए उसे अपदस्थ करके एक भारतीय मुसलमान इमालुद्दीन रिहान द्वारा बलबन का स्थान ले लिया गया था, परंतु अपनी कूटनीति के द्वारा कुछ ही समय में बलबन ने अपने खोए पद को पुनः प्राप्त कर लिया और 1265 ईस्वी में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के उपरांत बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। कुछ इतिहासकारों का मत है कि स्वयं बलबन ने सुल्तान को जहर देकर हत्या कर दी और सुल्तान स्वयं सुल्तान बन गया। गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ईस्वी। सुल्तान बनने के पश्चात बलबन के समक्ष सबसे पहली चुनौती थी सुल्तान के पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाना। इल्तुतमिश के कमजोर उत्तराधिकारियों के काल में सुल्तान की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। सुल्तान को तुर्की अमीर कठपुतली समझते थे और जनता में सुल्तान को लेकर घृणा थी। बलबन को ये दोनों धारणाएं बदलनी थीं। बलबन स्वयं चालीसा दल का सदस्य रह चुका था, अतः उसे उनकी भावनाएं पता थीं। बलबन ने चालीसा दल को भंग कर दिया, नायब का पद समाप्त किया और वजीर के अधिकार सीमित कर दिए। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ईरानी राजत्व को बढ़ावा दिया। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। वह स्वयं को फिर सऊदी के शाहनामा में वर्णित अफसारियाब वंश का बताता था तथा उसने कुलीनता पर विशेष बल दिया। इतिहासकार बर्नी के अनुसार बलबन कहता था, जब भी मैं किसी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति को देखता हूँ, मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ उसे मारने के लिए तलवार पर चला जाता है। कुलीनता को प्रश्रय देने के साथ ही वह निष्पक्ष न्याय का पक्षधर था। अपनी सत्ता की अवमानना में वह किसी कुलीन को भी नहीं बर्दाश्त करता था और कठोर दंड देता था। सुल्तान की पद प्रतिष्ठा के साथ ही उसने अनेक ईरानी परंपराओं को अपनाया। दरबार की भव्य आयोजना, दरबारियों के परिधान तथा लोगों से उचित दूरी बनाए रखना इत्यादि। उसने सिजदा, दंडवत और पैबोस कदम चूमना प्रथा प्रारंभ करवाई और ईरानी त्यौहार नौरोज भी मनवाया। उसने शराब पीना छोड़ दिया और हंसी मजाक से परहेज करता था। दरबार में वह गंभीर मुद्रा में रहता था और बहुत कम बोलता था। इस प्रकार बलबन ने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को बढ़ाया।
तथा साथ ही निरंकुश राजतंत्र स्थापित किया। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती किसी भी सुल्तान ने बलबन की तरह राजत्व की व्याख्या नहीं की। बलबन ने साम्राज्य में होने वाले विद्रोहों और मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए केंद्रीकृत शक्तिशाली सेना का गठन किया तथा सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज का पुनर्गठन किया और सेना को सभी अधिकारियों से पृथक रखा। सेना का वास्तविक सेनाध्यक्ष सुल्तान स्वयं था। बलबन ने एक सशक्त गुप्तचर विभाग बनवाया जिसके सदस्य समस्त राज्य में फैले थे और बलबन को खबरें देते थे। एक गुप्तचर पूर्ण रूपेण नियंत्रण से मुक्त सुल्तान के नियंत्रण में कार्य करते थे। इनका कार्य मंत्रियों, राजकुमारों और कुलीन वर्ग के सभी उच्च अधिकारियों की निगरानी करना और सुल्तान को सूचित करना था। बलबन द्वारा निर्मित कुशल गुप्तचर प्रणाली के कारण सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों में भय व्याप्त हो गया। सुल्तान के विरोध के स्वर समाप्त हो गए। केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण मजबूत हुआ और सुल्तान की निरंकुशता बढ़ी। कानून और व्यवस्था की स्थापना में भी उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने अपने शासनकाल में अपनी जनता को मेवातियों, डाकू के भय से मुक्त किया। दिल्ली के चारों ओर जंगलों को साफ करवाया और आवागमन के लिए सड़कों को बनवाया। पुलिस चौकियां स्थापित करवाईं। उसने मंगोल आक्रमणों से राज्य की रक्षा की और सुरक्षात्मक नीति अपनाए रखी। बलबन ने राज्य विस्तार नहीं किया बल्कि आंतरिक प्रशासन और केंद्रीकृत व्यवस्था को सुदृढ़ किया। 1287 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। वास्तविक रूप से वह दिल्ली सल्तनत के निर्माता सुल्तानों में से एक था, विशेषकर शासन, राजत्व और संस्थाओं का। किंतु उसकी मृत्यु के मात्र 3 वर्ष बाद ही उसका वंश समाप्त हो गया और दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का अधिकार हो गया। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी डायनेस्टी 13वीं सदी के अंत में तुर्की शासन को खिलजी वंश का द्वारा हस्तगत कर लिया गया। इस समय क्षेत्रीय प्रसार का एक राजनीतिक आवश्यकता थी। पड़ोसी राज्य शक्तिशाली हो गए थे और उनके द्वारा किया गया कोई भी संगठित प्रयास दिल्ली सल्तनत के लिए संकट उत्पन्न कर सकता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जहां एक और इन हमलों के कारण क्षेत्रीय प्रसार था, वहीं वह धन एकत्रित करने की ललक दूसरी वजह। 14वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में इन दोनों कारकों ने क्षेत्रीय विस्तार को गति प्रदान की। खिलजी शासकों की सरल विजय ने कोई है छत में?
खिलजी शासकों की सरल विजय ने यह सिद्ध कर दिया था कि जातीय निरंकुशता अब अधिक समय तक राज नहीं कर सकती थी। खिलजी सर्वसाधारण वर्ग के थे। इसके अतिरिक्त खिलजी वंश के शासक तुर्क थे, परंतु अपनी शासन व्यवस्था पिछले इल्बारी तुर्कों की शासन व्यवस्था से भिन्न थी। इन्होंने भारतीय मुसलमान को बड़े प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने की प्रथा प्रारंभ की। खिलजियों का विद्रोह मुख्यतया भारतीय मुसलमानों का उन तुर्कों के विद्रोह के विरुद्ध विद्रोह था जो दिल्ली के बजाय गौर और गजनी से प्रेरणा पाते थे। इन्होंने कुलीनता के सिद्धांत की बजाय प्रतिभा को अधिक महत्व दिया। खिलजी शासकों ने, खासकर अलाउद्दीन ने, राजनीति को धर्म से पृथक रखने का प्रयास भी किया। इन सभी कारणों से खिलजियों द्वारा सत्ता पर नियंत्रण केवल एक वंश से दूसरे वंश का बदलाव नहीं रहा, बल्कि भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इन्हीं सभी परिवर्तनों के साथ मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से संबोधित किया है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। खिलजी वंश का संस्थापक मलिक फिरोज था, जिसने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण कर ली। इसने बलबन इल्बारी तुर्क के शासन काल में एक अच्छे सेनानायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उसने कई अवसरों पर मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया और सफलता प्राप्त की। 13 जून 1290 को कैकूबाद द्वारा निर्मित किलोखरी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया और सुल्तान बन गया। जलालुद्दीन की नीति तुर्क सरदारों और एवं बलबन के संबंधियों को संतुष्ट करने की थी। जो जिस पद पर था उनसे बना रहने दिया। साम्राज्य विस्तार में भी उसे कोई सफलता नहीं मिली और रणथंभौर पर उसका अभियान विफल रहा और मंगोलों के साथ उसने संधि कर ली। इल्बारी सामंतों को हटाने के लिए उसने कोई प्रयास नहीं किया। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ। विद्रोहियों के प्रति जलालुद्दीन ने दुर्बल नीति अपनाई और कहा, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। इन सभी कठिनाइयों का समाधान सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या के रूप में हुआ। अली गुरसर्प ने जलालुद्दीन को कड़ा बुलाकर धोखे से उसकी हत्या कर दी और सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी को उदारता और मानवता के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। उसने भयभीत करने के सिद्धांत को अपने शासन संचालन का आधार बनाया। इस सिद्धांत को अमीरों और आम जनता पर भी लागू किया। उसने बलबन के गुप्तचर विभाग को पुनः चालू किया, जो उसे सभी षड्यंत्रों और साजिशों की सूचना देते थे। उसके सामने कई चुनौतियां आईं, जैसे जलाली अमीरों और जलालुद्दीन परिवार के अन्य सदस्यों से अपने आप को सुरक्षित रखना, उत्तर पश्चिम के मंगोल आक्रमणों का भय, रणथंभौर और चित्तौड़ जैसे शक्तिशाली राज्यों का राजपुताना में उदय, सल्तनत के प्रशासनिक और आर्थिक आधारों को मजबूत करना तथा उलेमाओं और अमीरों की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाना। साम्राज्य विस्तार के साथ साथ प्रशासनिक सुधार भी अनिवार्य थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अन्य इन चुनौतियों का सामना करने के लिए निम्न कार्य किए। अमीरों को एक दूसरे से मिलाने पर पाबंदी लगा दी गई। आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए भी उन्हें सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी। सभी पुण्यार्थ जमीनें अर्थात इमाम और वक्फ में दी गई जमीनें जब्त कर ली गईं।
मदिरापान पर भी पाबंदी लगा दी गई और इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिए गए। शासक बनने के साथ अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के उपाय किए। अलाउद्दीन ने पुराने सामंतों को हटाकर अपने समर्थकों को बड़े पद प्रदान किए तथा साथ ही साथ बड़े पदों पर तुर्कों के एकाधिकार को समाप्त करके भारतीय मुसलमानों को प्रभावी प्रशासनिक पद प्रदान किए। जलालुद्दीन ने हिंदू राजाओं की भी सेवा प्राप्त की, अतः सत्ता पर तुर्कों का एकाधिकार उसने पूर्णतः समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह भी पूर्व शासकों सिकंदर की भांति विश्व विजेता तथा अशोक की भांति एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। उसने सिकंदर एसानी की पदवी भी धारण की थी। मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार संबंधी अभियान निम्न क्षेत्रों में ही केंद्रित रहा: पश्चिम गुजरात, पश्चिम भारत, गुजरात, मध्य भारत, मालवा और राजपूताना, दक्षिण भारत, उत्तर भारत। उत्तर और दक्षिण भारत में उसने अलग अलग नीतियां अपनाई। उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों पर उसने अप्रत्यक्ष नीति अपनाई, क्योंकि दक्षिण भारत पर उसके अभियान का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति था। अलाउद्दीन का प्रथम अभियान गुजरात पर हुआ, जहां बघेल राजपूतों का शासन था। यहाँ का वह शासक करदेव था। गुजरात अभियान के लिए नुसरत खां एवं उलूग खां को नियुक्त किया गया। वहाँ का राजा करदेव खिलजी आक्रमण का सामना करने में असमर्थ हुआ तथा वह देवगिरी सीमावर्ती राज्य भाग गया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। सूरत, कैम्बे और सोमनाथ के नगरों से अलाउद्दीन की सेना ने अत्यधिक धन प्राप्त किया। कैम्बे नगर में ही मलिक काफूर पकड़ा गया, जो बाद में अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियानों के सेनानायक का प्रमुख बना। मुल्तान और गुजरात पर एकाधिकार के पश्चात अलाउद्दीन ने राजपूत राज्यों को घेर लिया। अलाउद्दीन ने सबसे पहले जैसलमेर पर आक्रमण किया। यह आक्रमण गुजरात से लौटते समय किया गया, क्योंकि इन्होंने अलाउद्दीन की सेना को रोका था। गुजरात अभियान के बाद वापस लौटती हुई सेना में विद्रोह हो गया और कुछ सैनिक राजकोष से धन लेकर भाग गए। रणथंभौर के शासक हम्मीर देव से अलाउद्दीन ने मांग की थी कि वह इन भागे हुए सैनिकों को उसके हवाले कर दे, किंतु हम्मीर देव ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी में स्वयं रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाल दिया। 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर उसका अधिकार हो गया। अलाउद्दीन का सबसे महत्वपूर्ण अभियान चित्तौड़ की विजय 1302-1303 ईस्वी थी। इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी भाग लिया तथा इन्होंने इस आक्रमण का विस्तृत वर्णन किया है। इस समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। वस्तुतः अलाउद्दीन का चित्तौड़ राज्य से कोई शत्रुता नहीं थी। चित्तौड़ अभियान का उद्देश्य चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था, जिसकी सुंदरता की चर्चा उसने सुनी हुई थी, किंतु यह विवरण कल्पना पर आधारित है। चित्तौड़ का वास्तविक महत्व सामरिक था। इसी पर मंगोल तारगी ने दिल्ली पर चढ़ाई की थी, किंतु अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की घेराबंदी नहीं तोड़ी। अंततः चित्तौड़ के राजा रतन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का शासक अपने बेटे खिजर खां को नियुक्त किया। अलाउद्दीन ने 1305 ईस्वी में मालवा की विजय के लिए एनुल मुल्क मुल्तानी को भेजा। इसने मालवा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद मांडू के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन ने इन दोनों क्षेत्रों का शासन एनुल मुल्क मुल्तानी को सौंप दिया। इसके पश्चात उज्जैन, चंदेरी आदि राज्य विजित किए। सीवाना पर भी आक्रमण 1308 ईस्वी हुआ। यहाँ का शासक शीतल देव मारा गया और कलामुद्दीन को सीवाना का शासक नियुक्त किया गया। इसके पश्चात जालोर पर विजय प्राप्त की गई। यहाँ का शासक कान्हड़ देव था, किंतु इस क्षेत्र पर विजय 1311 ईस्वी में हुई। इस दौरान अलाउद्दीन ने कई अन्य छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त की, जैसे बूंदी, टोंक, मंडौर और मारवाड़ आदि।
दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार अब उत्तरी भारत के मुख्य भाग, मध्य भारत और पश्चिमी भारत, गुजरात तक विस्तृत हो गया। कश्मीर, बंगाल और पूर्वी भारत के क्षेत्र को छोड़कर शेष भारत पर अलाउद्दीन का नियंत्रण स्थापित हो गया। दक्षिण भारत का अभियान और अप्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रयास। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का उद्देश्य वस्तुतः धन की प्राप्ति था। साम्राज्यवादी नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि दक्षिण राज्यों की विजय थी। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारतीय अभियान किया और इसमें सफलता भी प्राप्त की। दक्षिणी अभियान की विस्तृत जानकारी वर्णीकृत तारीखें फिरोज शाही तथा अमीर खुसरो की रचना खजाइनुल फितूह एवं इस्लामी की फितूह उस सलातीन में से मिली है। इन अभियानों का संचालन मलिक काफूर द्वारा हुआ। दक्षिण भारतीय अभियान के समय दक्षिण में कई राज्य थे, किंतु उसमें 4 प्रमुख थे: देवगिरी, यादव वंश, विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में वारंगल, काकतीय वंश, द्वार समुद्र, होयसल वंश, माबर या मदुरा, पांड्य वंश। इन राज्यों के परस्पर संबंध कटुतापूर्ण थे और वे बराबर आपस में संघर्षरत थे। एक दूसरे की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए वे अपने पड़ोसी तुर्क सेनाओं की सहायता लेते थे। दक्षिण भारत की स्थिति उत्तर भारत से भिन्न थी। यही कारण है कि दक्षिण के राज्य धनी होते हुए भी अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। इसी आपसी संघर्ष के कारण अलाउद्दीन दक्षिण राज्यों पर विजय प्राप्त कर सका। दक्कन के सैनिक अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर को दिया गया और इस अभियान की मदद करने के लिए आइन उल मुल्क मुल्तानी तथा अल्प खां को निर्देश भेजे गए। मलिक काफूर का पहला अभियान 1307 से 1308 ईस्वी देवगिरी में के विरुद्ध हुआ। सत्ता पर अधिकार करने के पूर्व ही वहां के शासक रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया और वार्षिक नजराना देने को तैयार हुआ। इसने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन के साथ किया। 1309 से 1310 ईस्वी के बीच मलिक काफूर ने वारंगल पर आक्रमण किया। युद्ध का शीघ्र ही अंत हो गया क्योंकि अराय रुद्रदेव आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गया। वह अपने राजकोष का एक भाग अलाउद्दीन को देने के लिए तैयार हो गया और वार्षिक नजराना अदा करने के लिए भी सहमत हो गया। मलिक काफूर ने पुनः द्वार समुद्र के किले को घेरा। मलिक काफूर ने पुनः द्वार समुद्र के किले को घेरा। द्वार समुद्र के शासक ने भी अपार धन और वार्षिक नजराना देने का वचन दिया। तदुपरांत वह माबार की ओर अग्रसर हुआ और पांड्यों की राजधानी मदुरा पहुंच गया, लेकिन वहां का शासक सुंदर पहले ही भाग गया। मलिक काफूर ने मदुरा राजकोष पर अधिकार कर लिया। सैनिक सुधार। अलाउद्दीन ने एक स्थायी सेना का गठन किया। सैनिकों को भूदान की जगह नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ की। इसने गाद एवं हुलिया की प्रथा आरंभ की। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा सेना के घोड़ों पर मुहर का निशान लगा दिया जाता था ताकि सैनिकों द्वारा उन्हें बदलकर कमजोर घोड़ा न लाया जा सके। इसके साथ ही सैनिकों का हुलिया लिख दिया जाता था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की कार्यकुशलता में विशेष सुधार किया, जिससे वह संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार कर सका। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार। द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए गए, जिनका संबंध भू राजस्व प्रणाली एवं व्यापार, वाणिज्य, बाजार नियंत्रण या मूल्य निर्धारण पद्धति से था। अलाउद्दीन द्वारा किया गया आर्थिक सुधार राजनीति से संबंधित था।
वह एक महत्वाकांक्षी शासक और संपूर्ण भारत पर एक अधिकार स्थापित करना चाहता था। इसके लिए उसने सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र में सुधार किया। आर्थिक क्षेत्र में सुधार होने से एक विशाल सेना संगठित की जा सकी, जिससे भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त हुई। इस समय लगान राज्य की आमदनी का प्रमुख साधन था, इसलिए राज्य के आर्थिक साधनों में वृद्धि के लिए लगान व्यवस्था सुधार आवश्यक था। राजस्व सुधार। अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व सुधार दो उद्देश्यों से प्रेरित था। पहला, राज्य के लाभ में अत्यधिक वृद्धि, जिससे एक विशाल सेना का गठन किया जा सके। दूसरा, मध्यस्थ भूपतियों के विशेषाधिकार को समाप्त करना, क्योंकि ये राज्य को पूरा लगान नहीं देते थे और कृषकों का शोषण करते थे। साथ ही साथ इस वर्ग द्वारा उत्पन्न विद्रोह और उपद्रव की समस्या का समाधान हो सके। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाने के लिए उपज का 1/3 भाग और 1/2 हिस्सा लगान के रूप में वसूलने का आदेश दिया। खम्स लूट कर में भी राज्य के हिस्से में वृद्धि की गई। पहले राज्य का हिस्सा 20% था, लेकिन अब 80% हो गया, जबकि पहले 80% सैनिकों को और राज्य को 20% हिस्सा ही मिलता था। नए नए करों का आरोहण, जैसे घरही आवास कर, चरही चारागाह कर, घोड़ही घोड़ों पर कर आदि। अलाउद्दीन ने दोआब क्षेत्र में कर मुक्त भूमि पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित कर लिया और सभी भूमि अनुदान वापस ले लिए। धार्मिक अनुदान की वापसी का आदेश इक्ता, वक्फ, मिल्क, इनाम, इरदार जैसे कर मुक्त अनुदानों को अलाउद्दीन ने रद्द कर दिया। मध्यस्थ वर्ग खुद मुकदम चौधरी लगान वसूली में राज्य की मदद करते थे और इस सेवा के बदले उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था। जिसे अलाउद्दीन ने समाप्त कर दिया, क्योंकि ये राज्य को पूरा लगान नहीं देते थे, किसानों का शोषण करते थे और अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग इन विद्रोह को बढ़ावा देते थे। अलाउद्दीन ने इन्हें लगान वसूली, रियासत लगान आदि से भी वंचित कर दिया तथा साथ ही साथ इनके लिए घोड़ों पर चढ़ना, हथियार रखना, महल से वस्त्र पहनना तथा खान पान को प्रतिबंधित कर दिया गया। भू राजस्व के क्षेत्र में सुधार के एक अन्य प्रयास और वैज्ञानिक तरीके से भू राजस्व निर्धारित के लिए कदम उठाना। इसके लिए भूमि की माप को आधार बनाया गया। साथ ही साथ राजस्व वसूली पर भी खिलजी ने विशेष बल दिया, जिसके लिए अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति किया गया और बकाया राशि की वसूली के लिए दीवाने मुस्तखराज नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया। अलाउद्दीन के लगान और कर संबंधी सुधार पूर्णतः सफल सिद्ध हुए। उसने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया और साम्राज्य विस्तार के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए। साथ ही साथ उसने मध्यस्थ वर्ग द्वारा विद्रोह की समस्या पर नियंत्रण भी प्राप्त किया। अतः वह अपने दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार सुधार, मार्केट रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार में सबसे महत्वपूर्ण सुधार उसकी मूल्य निर्धारण पद्धति या बाजार नियंत्रण था। इसकी राजधानी बरनी के रचना तारीख ए फिरोज शाही या फतवा ए जहांदारी, अमीर खुसरो की रचना अमीर खुसरो की रचना खजाइनुल फितूह, इस्लामी की रचना फितूह उस सलातीन तथा इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत रेहला आदि से मिलती है। मूल्य नियंत्रण के उद्देश्यों को लेकर आधुनिक और समकालीन इतिहासकारों के विचारों में मतभेद है। इतिहासकार बर्नी ने इसे सैन्य उद्देश्य बताया,
अमीर खुसरो ने मूल्य नियंत्रण के कार्य को आम प्रजा की भलाई के लिए बताया। वहीं कुछ अन्य इतिहासकारों ने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से प्रेरित बताया। सैन्य कारणों को लेकर ज़्यादातर आधुनिक विद्वानों में सहमति है। बर्निन ने अनाज की आपूर्ति से जुड़े निम्नलिखित आदेशों के बारे में चर्चा की है। सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य निर्धारण किया गया, जैसे गेहूं 7.5 जीतल प्रति मन, जौ 4 जीतल प्रति मन, चना 5 जीतल प्रति मन, चावल 5 जीतल प्रति मन, शक्कर 3/2 जीतल प्रति मन, गुड़ 1/3 जीतल प्रति सेर आदि। मंडी या अनाज बाजार में सहना अधीक्षक नामक अधिकारी की नियुक्ति, दोआब क्षेत्र में अनाज के माध्यम से लगान वसूली, अनाज को दिल्ली तक ले आने की व्यवस्था, अनाज सस्ता खरीदकर महंगा बेचने के विरुद्ध कठोर दंड की व्यवस्था, लगान वसूली की सचमुच व्यवस्था तथा निर्धारित मूल्य पर सरकारी अधिकारियों को अनाज खरीदने की सुविधा, मंडी या बाजार के दैनिक क्रियाकलाप संबंधी विवरण और गुप्तचरों की नियुक्ति। बाजार नियंत्रण के लिए आवश्यक था कि अनाजों की आपूर्ति बराबर हो और इसके लिए सरकार के पास अनाजों की उपलब्धता का होना आवश्यक था। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अलाउद्दीन ने अनाज की वसूली करने का आदेश जारी किया। किसानों के द्वारा अधिशेष को घर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया। अनाजों को राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचने के लिए किसानों को बाध्य किया गया। उपर्युक्त कार्यवाही से राज्य को निम्न लाभ हुआ: बड़े पैमाने पर अनाज का संग्रह संभव हुआ, कालाबाजारी पर नियंत्रण स्थापित हुआ, कीमतों पर नियंत्रण इत्यादि। बाजार नियंत्रण नीति की सफलता के लिए न केवल अनाजों की वसूली बल्कि उसके भंडारण तथा उचित तरीके से वितरण के लिए एक व्यवस्थित तंत्र का होना आवश्यक था। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने इस दिशा में भी प्रयास किया, जैसे अनाज संग्रहण के लिए जगह जगह खाद्यान्न संग्रहालय का निर्माण करवाया, अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए व्यापारियों को बाध्य किया। इन व्यापारियों को बाजार के अधीक्षक के पास अपना नाम दर्ज कराना होता था तथा नियमित अनाज आपूर्ति के लिए वचन भी देना होता था। अनाजों के नियमित वितरण के लिए केंद्रीय बाजारों की स्थापना की गई, जहां से अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित दुकानों को अनाज की आपूर्ति की जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुप्तचरों एवं निजी सेवकों के द्वारा बाजार की गतिविधियों पर नजर रखता था तथा अनियमितता पाए जाने पर कठोर से कठोर दंड देता था। अलाउद्दीन ने वस्त्रों की कीमतों का भी निर्धारण किया, यहाँ तक कि कीमतों में वृद्धि न हो सके इसके लिए राज्य के द्वारा व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराया गया। व्यापारियों को उनकी सेवा के बदले कमीशन दिया जाता था। कीमती वस्त्रों को विशेष परमिट के आधार पर खरीदा जा सकता था। दासों, घोड़ों एवं मवेशियों के बाजार में मूल्य वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण दलालों की उपस्थिति होती थी, जो व्यापारियों और ग्राहकों दोनों से कमीशन वसूलते थे। अलाउद्दीन ने इन दलालों को बाजार से निष्कासित किया और इनसे संबंधित कुछ नियम बनाए। प्रत्येक व्यापारी को अपने पशुओं को सरकारी अधिकारियों के समक्ष निरीक्षण करवाना होता था। इसके आधार पर ही पशुओं की श्रेणियां निर्धारित होती थीं तथा निर्धारित मूल्य पर ही व्यापारियों को बेचना होता था। विभिन्न अधिकारी वर्ग ने उपर्युक्त प्रक्रिया का सहयोग प्रदान किया। बाजार नियंत्रण एवं सुधार के साथ साथ उसने भू राजस्व के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए जमीन की माप पैमाइश को आधार माना और मध्यस्थ वर्ग, खुद और मुकद्दम को भू राजस्व देने को कहा, जिस तरह आम जनता देती थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी और खिलजी वंश का पतन। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी एंड डिक्लाइन ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के अंतिम वर्ष में बड़े पुत्र खिज्र खां को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और सबसे छोटे अल्पवयस्क पुत्र 5 या 6 वर्ष शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किंतु अलाउद्दीन के अंतिम दिनों में मलिक काफूर के प्रभाव और शक्ति में वृद्धि हुई।
उसने अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात अल्पवयस्क पुत्र शिहाबुद्दीन को सिंहासन से अपदस्थ करके स्वयं को उसका संरक्षक घोषित कर लिया तथा उसने शिहाबुद्दीन की मां से विवाह कर लिया, जो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की पुत्री थी। अलाउद्दीन के अन्य पुत्रों को बंदी बना लिया गया। मलिक काफूर के व्यवहार और शक्ति के दुरुपयोग करने से अधिकांश सामंत उसके विरुद्ध हो गए तथा उन्हीं सामंतों में मुबारक को समर्थन दे रहे थे। अंततः मलिक काफूर को 35 दिन तक सत्ता संचालन के बाद मार डाला गया और 19 अप्रैल 1316 को कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। कुतुबुद्दीन मुबारक ने उदार शासन की नीति अपनाई। अलाउद्दीन और मलिक काफूर द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्तियों को उसने मुक्त कर दिया। सैनिकों का वेतन बढ़ा दिया गया, लोगों की जब्त की गई भूमि वापस कर दी गई और उलेमा वर्ग को पुनः आर्थिक अनुदान देना आरंभ कर दिया गया और वे सभी आदेश वापस ले लिए गए जो जनता के लिए अप्रिय थे। उसने राज्य में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए। सर्वप्रथम उसने गुजरात विद्रोह को शांत किया और शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया। उसने स्वयं देवगिरी पर चढ़ाई 1318 ईस्वी की और वहां के शासक हरपाल देव को पराजित किया और तथा देवगिरी पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया एवं एनल मुल्तानी को वहां का शासक नियुक्त किया। मुबारक ने वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के क्षेत्र पर आक्रमण तथा खुसरो खां को माबर मदुरा के क्षेत्र पर आक्रमण का आदेश दिया। इस प्रकार दक्षिण भारत में सल्तनत की शक्ति का सफल प्रदर्शन किया गया, परंतु इसके विरुद्ध अनेक षड्यंत्र किए गए जिससे वह सभी पर शक करने लगा। वह शासन के प्रति उदासीन और क्रूर व्यवहार करने लगा। वह सुल्तान की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल भोगविलास में लिप्त हो गया। उसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। वह दरबार में निर्वस्त्र एवं शराब पीकर आने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में खुसरो खां द्वारा मुबारक की हत्या कर दी गई। वह दिल्ली सल्तनत पर स्वयं शासन करने लगा और नसरुद्दीन खुसरो शाह की पदवी धारण की। सीमांत क्षेत्र के शक्तिशाली शासक गाजी तुगलक ने खुसरो का विरोध किया तथा अन्य प्रांतीय अधिकारियों सहायता मांगी। उसके द्वारा खुसरो खां पर इस्लाम विरोधी आचरण, अलाउद्दीन के वंश के प्रति विश्वासघात और अन्य अपराधों का दोष आरोपित किया गया। गाजी तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया और खुसरो खां को पराजित कर सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों और व्यक्तियों ने खिलजी वंश के पतन में भाग लिया। खासकर मुबारक खिलजी शासकों ने रक्तपात के माध्यम से दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त किया था और अंत में रक्तपात के माध्यम से ही उनके वंश का पतन हो गया। अगला वंश तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी।